हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम संविधान के बारे में जानेंगे कि संविधान होता क्या है। संविधान यानी संविधान का अर्थ होता है समान विधान, ऐसा विधान जो सभी के लिए समान हो, इसी को हम संविधान कहते हैं। संविधान एक तरह से क्या होता है, संविधान जो है एक तरह से कानूनी या वैधानिक दस्तावेज कहते हैं। वैधानिक दस्तावेज एक तरह से क्या होता है, संविधान वैधानिक दस्तावेज होता है। संविधान सभा, विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण अमेरिका में हुआ और सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में अपने स्वराज विधेयक के माध्यम से भारत में संविधान सभा की मांग की थी। और संविधान सभा की प्रत्यक्ष रूप से मांग जो है वो एम.एन. रॉय ने किया था। भारत में संविधान सभा को सबसे पहले कैबिनेट मिशन द्वारा स्वीकार किया गया था। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान की मांग को स्वीकार किया गया था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। पहले थे पैथिक लॉरेंस और दूसरे थे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और तीसरे थे डॉक्टर ए.वी. अलेक्जेंडर। सबसे पहले ये समझेंगे कि इस मिशन को कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है। तो कैबिनेट मिशन कहा जाने के पीछे ये कारण है कि ये जो तीनों सदस्य थे ये ब्रिटेन की कैबिनेट के मंत्री थे, इसलिए इस मिशन को भी कैबिनेट मिशन से जाना जाता है। अब देखते हैं कैबिनेट मिशन के उद्देश्य क्या थे, यानी कैबिनेट मिशन भारत में किस उद्देश्य के लिए आया था। तो सबसे पहला उद्देश्य था भारत में संविधान का निर्माण करना और दूसरा उद्देश्य क्या था, अंतरिम सरकार का गठन करना। अंतरिम सरकार से क्या तात्पर्य है, अंतरिम सरकार से तात्पर्य यह है कि भारत में जब तक संविधान नहीं बन जाता है तब तक एक काम चलाऊ सरकार का गठन करना। कैबिनेट मिशन में कहा गया था कि इसमें 389 सदस्य होंगे जो कि संविधान सभा का निर्माण करेंगे। ब्रिटिश के 11 प्रांतों से कुल 292 सदस्य लिए जाएंगे। उस समय ब्रिटिश के कितने प्रांत थे, यानी जहाँ पर ब्रिटिश जो है शासन करते थे उनके कुल 11 प्रांत थे और वहाँ से हमको कितने चुनने थे, तो 292 सदस्यों का निर्वाचन करना था और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से। कमिश्नरी क्षेत्र से तात्पर्य है वर्तमान का यूनियन टेरिटरी या जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, उनसे तात्पर्य है। उस समय केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी, 4 थी और 93 सदस्य जो हैं वो देसी रियासतों से थे। देसी रियासतों का तात्पर्य वहाँ पर अभी भी जो शासक थे वो राजा महाराजा द्वारा शासन किया जाता था। और इन सभी सदस्यों में यानी कुल मिलाकर के 3 से 89 सदस्यों में केवल 292 सदस्य और प्लस 4 कमिश्नरी क्षेत्रों का ही चुनाव हुआ था, यानी कुल मिलाकर के 246 सदस्यों का चुनाव हुआ। और ये जो 93 सदस्य थे देसी रियासतों का, इनका निर्वाचन नहीं हुआ, इनको डायरेक्ट ही चुन लिया गया था। तो उस समय की 4 कमिश्नरी क्षेत्र इस प्रकार हैं। पहली थी अजमेर मेवाड़, दूसरी थी बलूचिस्तान और तीसरी थी कुर्ग और चौथी कौन सी थी, दिल्ली। 296 सदस्यों का चुनाव होता है और कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है और कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त होती हैं, यानी 208 सीटें प्राप्त होती हैं। और मुस्लिम लीग की बात करें, मुस्लिम लीग के जो नेता होते हैं वो मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना की जो पार्टी होती है मुस्लिम लीग, उसको 73 सीटें मिलती हैं। और इसके साथ अन्य पार्टियां भी रहती हैं, कुछ निर्दलीय रहती हैं जो किसी भी दल से संबंधित नहीं होती हैं, इनको 8 सीटें प्राप्त होती हैं। और साथ जो है वो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं जिनको 60 सीटें प्राप्त होती हैं। इस समय देखा जाए तो मुस्लिम लीग को बहुत कम सीटें मिली हैं और सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं, कम क्या मिली है, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और सबसे ज़्यादा सीटें जो है कांग्रेस को मिली हैं। इससे क्या कहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना की तीव्र इच्छा और तीव्र हो गई और उन्होंने जो है पृथक राष्ट्र की मांग करना प्रारंभ कर दिया। और इनको क्या कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काफ़ी समझाया कि आप मुसलमानों के लिए भी अलग से व्यवस्था करिए और विभाजन मत करिए, लेकिन इन्होंने नहीं माना। और मोहम्मद अली जिन्ना ने 3 जून 1946 को लॉर्ड माउंटबेटन से मिले और 3 जून 1946 को लॉर्ड माउंटबेटन ने
पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की जो मांग थी उसको स्वीकार कर लिया। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था और स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो सी गोपालचारी थे। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस कारण से भी चुना गया था क्योंकि ये सबसे सीनियर पर्सन थे। उस समय जो संविधान सभा का सबसे सीनियर पर्सन होता था उम्र के हिसाब से उसको ही चुना जाता था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उस समय सबसे ज़्यादा वृद्ध व्यक्ति थे, इसलिए इनको चुना गया था। और इसके बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इसी दिन जो है संविधान सभा की दूसरी बैठक में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। इसके बाद संविधान सभा को संबोधित करने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। पहले व्यक्ति जो थे जिन्होंने संविधान सभा को संबोधित किया वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 द्वारा पारित किया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल कर के भारत की प्रस्तावना बना। और बात करते हैं 26 नवंबर को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को तैयार किया गया। यानी हमारा जो संविधान था वो पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था। और जैसे ही 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार होता है वैसे ही 16 अनुच्छेदों को भी लागू कर दिया जाता है। इसलिए 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन वर्ष 2015 से PM मोदी जी के द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब बात करें 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा राजभाषा को अपनाया गया। राजभाषा को अपनाया गया यानी कब अपनाया गया तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया और इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा तिरंगा को स्वीकार किया गया और तिरंगा को स्वीकार किए जाने के कारण प्रतिवर्ष 22 जुलाई को हम झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में मनाते हैं 22 जुलाई को? तो 22 जुलाई को हम झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर बात करते हैं 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। 1911 के कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान को पहली बार जो है गाया गया था। और राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गान के रचयिता जो हैं राष्ट्रीय गान की अगर रचयिता की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की एक अंग्रेजी की एक पोयम थी यानी कविता थी जिसका क्या नाम था? द मॉर्निंग सॉन्ग। द मॉर्निंग सॉन्ग इनकी एक कविता थी द मॉर्निंग सॉन्ग। उसी का इन्होंने अनुवाद किया और वही अनुवाद जो है वो राष्ट्रीय गान के रूप में सामने आया। तो राष्ट्रीय गान के जो रचयिता थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। धन्यवाद।